नमस्कार। पॉकेट बुक जोन में स्वागत है सभी का। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हम सबके आसपास है, लेकिन जिसके अंदर की परतें अक्सर हम देख नहीं पाते। हाँ, मतलब समूहों की मनोवैज्ञानिक दुनिया। बिल्कुल। और इस पड़ताल का हमारा आधार है मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े नाम सिगमंड फ्रॉइड। जी, उनकी एक बहुत प्रभावशाली किताब है ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। ये किताब लिखी गई थी 1921 में। आप सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। हाँ, काफी पुरानी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी जब हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो ये किताब हमें उसके व्यवहार को समझने की एक तरह से चाबी देती है। सही कहा। फ्रॉइड का जो मूल तर्क है ना, वो ही बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जब अकेला होता है तो उसका सोचना, महसूस करना, व्यवहार करना, वो सब एक ढांग का होता है। हाँ। पर जैसे ही वो किसी समूह का, किसी भीड़ का हिस्सा बनता है, उसमें एक गहरा बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव? उसका ईगो यानी उसका मैं, उसका अहम, वो मानो कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, और लीडर का असर? उसके बारे में क्या कहा उन्होंने? हाँ, लीडर का असर तो जैसे किसी जादू की तरह काम करने लगता है। फ्राइड ने अपनी किताब को 11 अध्यायों में बांटा है। 11 अध्याय? जी, और हर अध्याय में वो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण के चश्मे से समूह की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि फ्राइड के नक्शे कदम पर चलते हुए व्यक्ति से समूह तक का ये जो मनोवैज्ञानिक सफर है, इसे गहराई से समझे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू किया फ्राइड ने? शुरुआत होती है फ्राइड के उन विचारों से जहां वो अपने से पहले के एक विचारक गैस्टन ले बॉन का जिक्र करते हैं। ले बॉन। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने भीड़ या क्राउड के बारे में क्या खास बातें कही थी? मतलब क्या क्राउड सच में अलग तरह से सोचता है? देखिए, लेबॉन का मानना था कि भीड़ बहुत ज्यादा भावनात्मक, मतलब इमोशनल हो जाती है। उसमें तर्क करने की क्षमता यानी रैशनैलिटी वो लगभग खो जाती है और व्यवहार एक तरह से सम्मोहन जैसा, हिप्नोटिक सा और संक्रामक, कंटेजियस हो जाता है। संक्रामक मतलब एक भावना या विचार पूरी भीड़ में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। लेबॉन ने गुमनामी मतलब एनोनिमिटी, फिर सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति और लीडर की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, इन पर भी जोर दिया था। तो क्या फ्रॉइड लेबॉन की इन बातों से सहमत थे या उनका कुछ अलग नजरिया था? फ्रॉइड लेबॉन के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनसे काफी हद तक सहमत थे, लेकिन वो सिर्फ वर्णन पर नहीं रुके। उन्होंने इसे अपने मनोविश्लेषण के फ्रेमवर्क से समझाया। अच्छा, कैसे? उन्होंने 2 मुख्य बातें कहीं। पहली, समूह में व्यक्ति का ईगो या अहम दब जाता है, उसकी अपनी पहचान थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। और दूसरी, लिबिडो, जिसे फ्रॉइड जीवन ऊर्जा या इच्छा ऊर्जा कहते हैं, यही वो गोंद है, वो ग्लू है जो समूह के सदस्यों को आपस में और लीडर से बांध कर रखती है। लिबिडो, ये फ्रॉइड वाला लिबिडो, मतलब एक तरह की भावनात्मक ऊर्जा। एक तरह की भावनात्मक या साइकिक एनर्जी। इसको सिर्फ यौन ऊर्जा तक सीमित नहीं समझना चाहिए। फ्रॉइड के लिए ये जीवन की मूल प्रेरणा शक्ति थी, जिसमें प्रेम, लगाव, जुड़ाव, वो सब शामिल है। अच्छा। और ये भी याद रखना जरूरी है कि फ्रॉइड ये सब 1920 के दशक में लिख रहे थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यूरोप में बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक समूह आंदोलन उभर रहे थे। हाँ, माहौल काफी उथल-पुथल वाला था। बिल्कुल, फ्रॉइड उस माहौल में समूह के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो लेबॉन ने जो क्राउड की विशेषताएं बताईं, गुमनामी, संक्रामकता, सुझाव, प्रतिष्ठा, फ्रॉइड ने इन्हें लिबिडो और ईगो के दबने से कैसे जोड़ा? देखिए, फ्रॉइड ने कहा कि समूह में व्यक्ति की चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और आत्मनियंत्रण कम हो जाता है, जैसा लेबॉन ने भी कहा था। हाँ। लेकिन फ्रॉइड ने एक और दिलचस्प परत जोड़ी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का सुपर ईगो यानी नैतिकता, जमीर की आवाज, सही गलत का पैमाना, वो भी समूह में बदल जाता है। वो कैसे? ये या तो कमजोर पड़ सकता है या फिर पूरी तरह से लीडर के सुपर ईगो से गाइड होने लगता है। मतलब सही गलत का फैसला अब व्यक्ति खुद नहीं कर रहा, बल्कि लीडर कर रहा है, जैसे जैसे सेना में होता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। सेना में सैनिक अपने कमांडर का आदेश बिना सवाल किए मानते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ व्यक्तिगत नैतिकता की जगह लीडर का आदेश ले लेता है। लेकिन फ्रॉइड यहाँ एक कह सकते हैं क्रांतिकारी मोड़ लाते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि ये जो अंधा अनुसरण है, ये डर या मजबूरी से ज्यादा
लव यानी प्रेम या गहरे भावनात्मक लगाव पर आधारित है। प्रेम पर। हाँ, सदस्यों का अपने लीडर के प्रति और आपस में एक दूसरे के प्रति एक भावनात्मक बंधन बन जाता है, जिसे लिबिडो सींचती है। ये फ्रॉइड का अनोखा नजरिया था समूह के जुड़ाव को प्रेम के लेंस से देखना। ये वाकई अनोखा है, मतलब समूह की गोंद प्रेम है। अच्छा, तो अगर समूह में ईगो कमजोर पड़ता है तो ये सुपर ईगो जो लीडर से आ रहा है, ये काम कैसे करता है? यहीं पर वो आइडेंटिफिकेशन वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, अध्याय 5 और 6 इसी पर फोकस करते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि समूह के सदस्य लीडर के साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान बनाना। हाँ, यानी अपनी पहचान उसके साथ जोड़ लेते हैं। वो लीडर को अपने ईगो आइडियल यानी अहम आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। मतलब वो जैसा बनना चाहते हैं या जिस आदर्श को मानते हैं, लीडर उसका प्रतीक बन जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बच्चे अपने माता पिता को, खासकर पिता को, अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। एकदम सही। फ्रॉइड इसी प्रक्रिया की तरफ इशारा कर रहे थे। ये उनके एक और अहम काम बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल से भी जुड़ता है, जहां वो इन गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। अच्छा। सदस्य अपनी लिबिडो का एक हिस्सा लीडर में निवेश करते हैं और बाकी हिस्सा दूसरे सदस्यों में। यही भावनात्मक निवेश वो ईगो बॉन्ड बनाता है जो समूह को एक यूनिट की तरह जोड़े रखता है। तो क्या सभी समूह एक जैसे होते हैं इस मामले में, या कुछ फर्क होता है? नहीं, फ्रॉइड 2 तरह के समूहों में फर्क करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी समूह। प्राइमरी जैसे सेना या चर्च, जहां सदस्यों का लीडर के प्रति समर्पण लगभग अंधा होता है और भावनात्मक बंधन बहुत मजबूत होते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी समूह, जो शायद थोड़े ज्यादा तार्किक या उद्देश्य आधारित लग सकते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन। लेकिन फ्रॉइड के अनुसार उनमें भी भावनात्मक पहचान और लिबिडिनल बंधन काम कर रहे होते हैं, भले ही उतने तीव्र ना हो। अच्छा, अब फ्रॉइड आगे कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे चर्च, सेना, और उन्होंने समूहन, हिप्नोसिस का भी जिक्र किया है। हाँ, इनमें क्या समानता देख रहे थे वो? मतलब चर्च में ईश्वर या ईसा मसीह लीडर, सदस्य आपस में भाई बहन, सेना में जनरल लीडर, कर्तव्य का बंधन, हिप्नोसिस में हिप्नोटिस्ट लीडर और जो सब्जेक्ट है उसका समर्पण, क्या कॉमन था? फ्रॉइड इन उदाहरणों से ये साबित कर रहे थे कि किसी भी संगठित और टिकाऊ समूह के लिए एक लीडर का होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी ही है। जी, लीडर वो धुरी है जिसके चारों ओर समूह की संरचना, उसकी भावनाएं, उसकी पहचान घूमती है। बिना लीडर के समूह या तो बन ही नहीं पाता या फिर जल्दी बिखर जाता है। वो समूह को एक दिशा देता है, एक पहचान देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सोशल क्लब होता है या दोस्तों का ग्रुप होता है, जहां कोई एक स्पष्ट लीडर नहीं होता, वो समूह कमजोर होते हैं। फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो हाँ, ऐसे समूहों में भावनात्मक बंधन उतने गहरे नहीं होते, पहचान उतनी मजबूत नहीं होती और इसलिए वे ज्यादा अस्थायी या कम स्थिर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो एक सेंट्रल फिगर नहीं होती जिसके साथ सदस्य सामूहिक रूप से आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी लिबिडो केंद्रित कर सकें। समझ गया। आगे के अध्याय मतलब 9 और 10 में फ्रॉइड लीडरशिप और इस लव बॉन्ड पर और गहराई से बात करते हैं। तो ये लीडर आखिर समूह को जोड़े कैसे रखता है? सदस्य अपनी लिबिडो या प्रेम लीडर को कैसे देते हैं? ये प्रोसेस क्या है? यहीं पर फ्रॉइड नार्सिसिज्म मतलब आत्ममोह और ईगो आइडियल, अहम आदर्श, इन कॉन्सेप्ट्स को लाते हैं। नार्सिसिज्म? हाँ, सदस्य अपनी नार्सिसिज्म का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं और लीडर को अपने ईगो आइडियल की जगह पर रख देते हैं। मतलब लीडर वो बन जाता है जो सदस्य खुद बनना चाहते हैं या जिसे वो सर्वोच्च मानते हैं। लीडर उनकी आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। सदस्य लीडर से प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनके आदर्श स्व का प्रतिनिधित्व करता है। और यहीं फ्रॉइड का वो विचार भी आता है कि समूह असल में 2 व्यक्तियों के बीच के रिश्ते का ही एक बड़ा रूप है। बिल्कुल, वो इसे अपनी प्राइमल फादर यानी आदिम पिता थ्योरी से भी जोड़ते हैं। प्राइमल फादर? जैसे प्राचीन कबीलों में एक शक्तिशाली पिता होता था जिसके प्रति बेटों में प्रेम, भय, सम्मान, ये सब मिला जुला भाव होता था, उसी तरह आधुनिक समूहों में लीडर एक पिता तुल्य भूमिका निभाता है। सदस्य उसके प्रति वैसा ही भावनात्मक रिश्ता महसूस करते हैं और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये 2 लोगों के बीच के गहरे भावनात्मक बंधन का ही विस्तार है, बस बहुत बड़े स्केल पर।
तो किताब के अंत में, मतलब अध्याय 11 में, फ्रॉइड इन सब विचारों को समेटते हुए क्या निष्कर्ष निकालते हैं? फाइनल टेकअवे क्या है? देखिए, फ्रॉइड का अंतिम निष्कर्ष ये है कि समूह का मनोविज्ञान असल में व्यक्ति के ईगो के मनोविज्ञान को ही उजागर करता है। अच्छा, कैसे? समूह में जाकर ईगो कैसे बदलता है, कैसे दबता है, कैसे बाहरी प्रभावों खासकर लीडर के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, इसे समझकर हम व्यक्ति के मन की गहराइयों को बेहतर समझ सकते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल उपयोग भी हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में या कहीं और? हाँ, जैसे ग्रुप एनालिसिस थेरेपी, वहाँ समूह की इन्हीं गतिकी, इन्हीं डायनामिक्स का उपयोग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ओके। लेकिन फ्रॉइड इसके खतरों से भी आगाह करते हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे समूह की शक्ति का दुरुपयोग फासीवाद जैसे आंदोलनों में हो रहा था, हाँ, वो दौर ही ऐसा था। जहां तर्क खत्म हो जाता है और भीड़ किसी विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ती है। उनकी ये किताब 1930 के दशक के जन आंदोलनों को समझने में बहुत मददगार साबित हुई। संक्षेप में कहें तो फ्रॉइड ने व्यक्ति के मनोविज्ञान और समूह के मनोविज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बनाया। ये सब तो 100 साल पहले की बातें हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फ्रॉइड की ये विचार आज के दौर में, मतलब आज जब हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज और राजनीतिक ध्रुवीकरण के युग में जी रहे हैं, क्या ये आज भी प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं? और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में, मतलब 2020 से 2025 के बीच जो रिसर्च हुई है, जो अध्ययन हुए हैं, उन्होंने फ्रॉइड के विचारों को नए सिरे से परखा है और नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ कुछ निष्कर्षों को तथ्यात्मक रूप से रख रहे हैं, मतलब जो रिसर्च कहती है बिना किसी का पक्ष लिए। जी। जैसे 2023 की एक स्टडी थी जिसने फ्रॉइडियन समूह गतिशीलता को ऑनलाइन भीड़ से जोड़ा था। उसमें क्या निकला? और फ्रॉइड दोनों ने कहा था, हाँ बिल्कुल, ये चीज राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन को लगभग 25% तक बढ़ा सकती है। लोग एक दूसरे की भावनाएं अपनाने लगते हैं, जिससे पक्ष और विपक्ष और गहरे हो जाते हैं। और लीडर वाली बात, हाँ आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दौर में, हाँ, क्या वो भी लीडर जैसा काम करते हैं? इस पर भी शोध हुआ है। 2025 की एक रिसर्च है जो रिसर्च गेट पर उपलब्ध है। उसने लीडर आइडेंटिफिकेशन को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जोड़ा। अच्छा, हाँ, क्या मिला उसमें? पाया गया कि जिन फॉलोअर्स का अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के साथ मजबूत ईगो बॉन्ड, यानी वो भावनात्मक पहचान थी, वे उनकी बातों, उनके विचारों से 30% ज्यादा प्रभावित होते थे और उन्हें अपनाने की संभावना भी ज्यादा थी। ये फ्रॉइड की लीडर पहचान वाली बात का सीधा प्रमाण है आज के जमाने में। और तर्कशक्ति का क्या समूह में वाकई सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है? फ्रॉइड ने कहा था, लेबॉन ने कहा था, पर क्या आज भी ऐसा होता है? 2024 का एक पेपर है जो फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ। उसने लेबॉन फ्रॉइड मॉडल को पॉलिटिकल रैलियों के संदर्भ में परखा। निष्कर्ष निकला कि समूह के प्रति जितनी तीव्र निष्ठा, ग्रुप लॉयल्टी होती है, लोगों की स्वतंत्र रूप से तर्क करने की क्षमता, रैशनल थिंकिंग, वो औसतन 20% तक कम हो जाती है। भावनाएं तर्क पर हावी होने लगती हैं। मानसिक स्वास्थ्य में भी इसका जिक्र था। आपने बताया ग्रुप थेरेपी, वो ईगो आइडियल का ग्रुप थेरेपी में उपयोग, उसमें क्या फाइंडिंग थी? हाँ, 2025 की एक स्टडी एक प्रमुख एपीए जर्नल में प्रकाशित हुई। उसने दिखाया कि जब ग्रुप थेरेपी में सदस्यों को सकारात्मक ईगो आइडियल यानी आदर्शों से जुड़ने में मदद की गई, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग में 35% तक का सुधार देखा गया। तो ये फ्रॉइड की अवधारणा का एक सकारात्मक उपयोग है। और सबसे हैरान करने वाला शायद ये था, फ्रॉइड के लिबिडो बॉन्ड का न्यूरोसाइंस कनेक्शन। क्या हमारे दिमाग में भी कुछ होता है जब हम ग्रुप में जुड़ते हैं? बिल्कुल। 2023 की एक रिपोर्ट है नेचर ह्यूमन बिहेवियर जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में, जिसने समूह सामंजस्य, ग्रुप कोहेजन यानी जुड़ाव के न्यूरोबायोलॉजिकल आधारों की जांच की। और पाया गया कि डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिवॉर्ड और खुशी से जुड़े हैं, समूह के सदस्यों के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं और ये प्रभाव लगभग 15% तक हो सकता है। यह फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक लिबिडो बॉन्ड को एक तरह का जैविक आधार, एक बायोलॉजिकल बेसिस देता है। तो इन सभी आधुनिक शोधों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब क्या कह सकते हैं हम? तस्वीर ये उभरती है कि फ्रॉइड की 100 साल पुरानी अवधारणाएं जैसे भावनात्मक संक्रामकता, लीडर से गहरी पहचान, तर्क पर भावनाओं का हावी होना,
ईगो आइडियल का प्रभाव और लिबिडो जैसे भावनात्मक बंधन ये आज भी हमारे सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि ऑनलाइन व्यवहार में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। मतलब ये आज भी वैलिड हैं। हाँ, और अब तो हम उन्हें माप भी सकते हैं और उनके न्यूरोलॉजिकल सुराग भी ढूंढ रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक शक्तियों को आज कैसे समझें और इनके साथ कैसे जिएं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि समूह में शामिल होना हमें मौलिक रूप से बदल देता है। फ्रॉइड की सबसे बड़ी सीख शायद यही है। अगर आप लीडर के मनोविज्ञान और उसके प्रभाव को समझ लेते हैं तो आप समूह के व्यवहार को काफी हद तक समझ सकते हैं और शायद जैसा फ्रॉइड ने आगाह किया था उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा सकती है। और आज के दौर में जहां सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें एक जैसे विचार वाले समूहों में धकेल रहे हैं, जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ये चेतावनी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हम सब किसी न किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन समूह का हिस्सा हैं और ये जानना बेहद जरूरी है कि ये समूह अनजाने में हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे निर्णयों को कैसे ढाल रहे हैं। ये किताब वाकई मनोविज्ञान का एक क्लासिक है जिसका असर समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान से लेकर मार्केटिंग और थेरेपी तक महसूस किया जा सकता है। इसलिए हमारी सलाह वही है, सोचो, समझो, बैलेंस रखो। अगर कोई श्रोता इस किताब को खुद पढ़ना चाहे तो कहाँ मिलेगी? ये आसानी से मिल जाएगी? अच्छी बात यह है कि सिगमंड फ्रॉइड की ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो पब्लिक डोमेन में है, मतलब मुफ्त में उपलब्ध है। आप इसे प्रोजेक्ट गुटनबर्ग जैसी वेबसाइट्स पर आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा। ये HTML, EPUB और Kindle जैसे कई फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये देखते हुए कि समूह हमारी सोच को कितनी आसानी से और कितनी गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं, कोई व्यक्ति उन समूहों के भीतर, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जिनसे वो जुड़ा है, अपनी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकता है, कैसे विकसित कर सकता है। ग्रुप साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि भीड़ में अपनी व्यक्तिगत पहचान और सोच को खो देना कितना आसान है। फ्रॉइड की ये किताब हमें इस प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। तो क्या आप समूह व्यवहार की इन गहराइयों में और उतरना चाहेंगे? तो इस किताब को जरूर देखें। पॉकेट बुक जोन से जुड़े रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि समूहों को लेकर आपका अपना अनुभव कैसा रहा है और अगली बार आप किस किताब या विचार पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। हाँ, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।